हमारे पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड का पार्ट देखा था, आज कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बाद हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं यहाँ पर ब्लड सेल्स के संबंध में। तो चलिए देख लेते हैं ब्लड सेल्स के संबंध में जो आज का लेक्चर है हमारा। ब्लड सेल्स जो होती है मुख्य रूप से वो तीन प्रकार की होती है। एरिथ्रोसाइट्स, जिसको लाल रक्त कोशिका कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिका या व्हाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन प्रकार के जो मुख्य ब्लड सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, वो 45% हिस्सा हमारे ब्लड का बनाते हैं। अब अपन यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स के बारे में समझ लेते हैं कि एरिथ्रोसाइट सेल्स होती क्या है। एरिथ्रोसाइट सेल्स दो शब्दों से मिलकर मुख्य रूप से बनी हुई है, एरिथ्रोस और दूसरा साइटोस। जैसे कि हम हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते थे, तो अगर एरिथ्रोसाइट्स को हम दो शब्दों में अलग अलग करते हैं तो दो शब्द हमारे पास निकल के आते हैं। एक एरिथ्रोस, जिसका मतलब होता है लाल या रेड, और दूसरा साइटोस। साइटोस का जो मीन्स होता है सेल या कोशिका। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा रेड ब्लड सेल्स या रेड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स का जो फीचर्स है, जो इसके लक्षण है, वो देख लेते हैं। एरिथ्रोसाइट जो कोशिका होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड कोशिका होती है। इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पाया जाता है, सामान्यतः जिसको हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही इस आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। रेड ब्लड सेल्स आर द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। इसका मतलब यह है कि जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आरबीसी जो है वो तीनों सेल्स में सबसे ज्यादा संख्या में हमारे शरीर में पाई जाती है। ब्लड में, ब्लड सेल्स में अगर अपन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो संख्या होगी वो रेड ब्लड सेल्स की होती है हमारे शरीर में। इसका मैंने एक एमसीक्यूज भी आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि निम्न ब्लड सेल्स में से सबसे ज्यादा संख्या हमारे ब्लड में किसकी होती है, तो उसका सही आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स की, जिसकी नॉर्मल रेंज हमने बताया था यहाँ पर 45 से 55 लाख होती है मेल में, और फीमेल में 35 से 45 लाख के आसपास। आगे बढ़ते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज ही है आगे। मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एम, या इसको अगर लाख में लिखते हैं तो 45 लाख से 55 लाख की सेल्स होती हैं, और फीमेल में होती है 3.5 से 4.5 मिलियन सेल्स। आरबीसी का जो जीवन चक्र होता है वो 120 दिनों का होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज का होता है। तो आइए देख लेते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में कि एरिथ्रोसाइट्स की के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, इसका फीचर कैसा होता है। तो अगर एरिथ्रोसाइट्स की इस सेल की बात करें हम, इस सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसकी बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स कोशिका के अंदर फ्लूइड की जो सांद्रता होती है वो 0.85% सोडियम क्लोराइड की सांद्रता के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि इस सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा फ्लूइड का वो 0.85% सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। अब इस सेल को अगर हम 0.85 NaCl या सोडियम क्लोराइड के विलयन में रखते हैं तो ये एक तरह से इस सेल के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस आरबीसी में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम इसको देख लेते हैं आगे, इंटरनल फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 0.85% सोडियम क्लोराइड। कहने का मतलब कि कोशिका के अंदर जो सांद्रता है वो 0.85% सोडियम क्लोराइड की सांद्रता के बराबर होता है। इफ द एरिथ्रोसाइट ड्रॉप दे विल स्वेल ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। अगर एरिथ्रोसाइट्स को हम वाटर में रखते हैं, किसी एक पात्र में आप, एक कंटेनर में आप पानी रखिए और उसमें अगर एक एरिथ्रोसाइट सेल डालते हैं तो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो कंसंट्रेशन होगा, पानी के जो सॉल्यूट्स होंगे वो कोशिका के अंदर इंडोऑस्मोसिस के कारण जाएंगे और कोशिका कैसी हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, और जिससे कारण कोशिका रप्चर भी हो सकती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोलिसिस ऑफ द ब्लड, या हीमोलिसिस हो जाना कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इफ द आरबीसी आर ड्रॉप्ड इन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एग्जांपल 2% NaCl, अगर हम इस आरबीसी को NaCl की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब 0.85% से अगर उसकी सांद्रता हम बढ़ा देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा, उस सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसकी जो सेल होगी वो एक्सोऑस्मोसिस या बाह्य परासरण के कारण श्रिंक हो जाएगी और सिकुड़ जाएगी। मतलब कोशिका के अंदर का जो द्रव है वो कोशिका से बाहर की ओर जाएगा और कोशिका जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी। इसका शेप एंड साइज देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है आरबीसी का। आरबीसी का जो शेप और साइज होता है वो लगभग डिस्क शेप में होता है।
ये बाई कॉनकेव होती है। इसके दोनों जो इसके सेंटर वाले जो सिरे होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण इसके मध्य में एक अंदर एक गहराई सी इसमें आ जाती है। और इसका जो डायमीटर है वो देख लेते हैं कि टोटल जो सेल का जो डायमीटर होता है वो लगभग 7.5 माइक्रोन के आसपास होता है। अगर इसका हम सेक्शन कट करते हैं तो देखिए यहाँ पे किनारे पे आपको जो सेल है वो इसका जो डायमीटर है वो आपको लगभग 2 माइक्रोन के आसपास दिखता है, लेकिन सेंटर वाला जो भाग है वो 1.5 माइक्रोन के आसपास में रहता है। अब देख लेते हैं आरबीसी के फंक्शंस के बारे में, या लाल रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, और द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को आरबीसी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और इस आरबीसी में जो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है, जो प्रत्येक शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। हीमोग्लोबिन विद इन ईच आरबीसी एक्ट्स एज द ऑक्सीजन कैरियर। जो मैंने बताया अभी आपको कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ही होता है जो कि ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल्स तक, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर एचपी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा कि शरीर में ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी ज्यादा है। इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ आरबीसी देख लेते हैं कि प्रत्येक 120 दिन के बाद में आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, तो 120 दिनों के बाद में 120 डेज के बाद आरबीसी का एलिमिनेशन होता है सेल से। A process by which RES reticuloendothelial system remove RBC from the circulation। RES सिस्टम एक प्रकार की स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे पाए जाते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, और इस RES सिस्टम के द्वारा जो आरबीसी होती हैं उनका एलिमिनेशन किया जाता है। रेड ब्लड सेल्स के बाद अब देख लेते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। और ल्यूकोसाइट्स सेल्स होती हैं हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, इम्यून सिस्टम से ये रिलेटेड होती है। ल्यूकोसाइट्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला जो है ल्यूकोस, जिसका मतलब होता है व्हाइट, और दूसरा साइटोस, जिसका मतलब आप सभी जानते हैं कि साइटोस का मतलब सेल्स होता है, या इसको श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स की मॉर्फोलॉजी में आप आते हैं। मॉर्फोलॉजी में इसका जो सेल्स होती है ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। यहाँ पे हमने बताया था कि आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड है और डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, जब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे। तो ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड सेल्स है। इसका जो एवरेज डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 10 to 20 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इसके फंक्शन देख लीजिए। दे असिस्ट इन द डिफेंस प्रोसेस ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द इन्वेजन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर का होता है वो मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी ही उसको प्रोवाइड कराते हैं, और शरीर का एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र भी है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से 10,000, 4000 से 10,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम होती है, और जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है इसका 12 से 18 डेज के आसपास में। इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इज मेनली टू टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट। ल्यूकोसाइट्स मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। इसके नाम के आधार पर ही स्पष्ट है कि साइटोप्लाज्म में अगर इससे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे तो उसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे, और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे तो उसको नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स या अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स। और नॉन ग्रेन्युलोसाइट या अग्रेन्युलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में डिवाइड होती है। न्यूट्रोफिल का देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल जनरली इसको पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। इसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसमें साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स उपस्थित हैं और जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो जनरली इसके न्यूक्लियस में लोब्स पाए जाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स में लगभग 2 से 5 लोब्स पाए जाते हैं, और इस लोब्स के आधार पे इसको पॉलीमॉर्फ कहा जाता है। हिंदी में बोले तो ये अपने आकार को अलग अलग तरह से अपने आकार को बदलते रहती है। नॉर्मल रेंज 60 to 70% होती है न्यूट्रोफिल की, और इसका जो एवरेज डायमीटर होता है, इसका जो एवरेज व्यास होता है वो लगभग 12 to 15 माइक्रोन के आसपास होता है। अब अगर बात करें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है वो कितना होता है, तो रेशियो देख लीजिए। न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है अप्रॉक्स। न्यूक्लियोलाई इसमें एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और इस न्यूट्रोफिल का जो लाइफ स्पैन होता है, ये एवरेज लाइफ स्पैन इसका 3 से 5 दिन का होता है, और ये मुख्य रूप से
वाइट सेल्स में जो इम्यून प्रोवाइड करती है शरीर को। बात करते हैं ईसिनोफिल की। ईसिनोफिल भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है और जिसके साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 लोब पाए जाते हैं। इसको बाइलोब भी कहते हैं क्योंकि इसका जो केंद्रक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब में डिवाइड होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 12 to 14 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल रेंज की 1 to 6% या 50 से 450 सेल्स पर माइक्रोग्राम ब्लड में ये पाई जाती है। इसका डायग्राम देख लेते हैं कि राउंड शेप में सेल्स होती है और जिसका न्यूक्लियस लगभग 2 लोब में डिवाइड होता है और ये ग्रैन्युलोसाइट्स होती है। इसकी फाइंडिंग्स कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी में स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, लेकिन ईसोफेगस को छोड़कर। एक्सेप्शन इसका ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस के अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा वहाँ पे इसकी फाइंडिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट अपन बेसोफिल की बात कर लेते हैं। तो बेसोफिल डिफाइन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द एलर्जन, पैथोजन एंड पैरासाइट्स। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोन होता है, एक एवरेज है इसका डायमीटर। नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0 से 1% होती है और अगर इसकी मात्रा देखें तो 0 से 200 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। इसके बाद बात करते हैं एग्रानुलोसाइट्स की, जिसमें सबसे पहले आपकी जो सेल है वो लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफेंस सिस्टम बाय विच ऑफ द बॉडी फाइट्स इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट एक सबसे बड़ी जो मेजर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है हमारे शरीर। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 20 to 40% होती है। अगर इसकी मात्रा में बात कर लें तो 1000 से 4500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। इसकी फाइंडिंग्स ब्लड और लिम्फ नोड्स में ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और लिम्फोसाइट्स के टाइप देख लेते हैं। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से होती हैं, जिसको टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं मोनोसाइट्स की। आकार में सबसे बड़ी सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी में। इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 22 माइक्रोन के आसपास होता है। ये लार्जेस्ट सेल्स है। मैक्रोफेजेस हैं, आरईएस सिस्टम जिसे मैंने बताया कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में मैक्रोफेजेस के रूप में ये सेल्स पाई जाती हैं। इसका जो फंक्शंस है वो रिमूव पर्टिकुलर मैटर, डेड एंड डाइंग सेल्स, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, उनको रिमूव करने का हमारे ब्लड से मैक्रोफेज के रूप में ये प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 8% और या इसकी संख्या ले लें तो 200 से 800 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में ये पाई जाती है। जब पेरीफेरल स्मीयर बनाते हैं तो उसमें इसकी पहचान जो होती है मुख्य रूप से इसके केंद्र में, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक नॉच बनी हुई होती है। अगर इसका हम पेरीफेरल स्मीयर बनाएंगे और मोनोसाइट्स अगर देखते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक इस तरह से नॉच सी बनी होती है। इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये सेल जो है वो मोनोसाइट सेल्स। तो आज की इस वीडियो में हमने ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। इसका पिछला वीडियो में मैंने ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बारे में बताया था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। आज ब्लड सेल्स के बारे में मैंने आपको एक आउटलाइन बताई है, इसके बारे में समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।